हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला परिचारक सीजी व्यापम का एक नया अध्याय हम लोग देखने वाले हैं और यह सिलेबस कक्षा 10वीं का भी हिस्सा है। तो आज हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर के थ्योरी पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ इसी में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और अभिकथन और कारण पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। तो देखिए हाइड्रोकार्बन होता क्या है, यह नाम से ही स्पष्ट है। यह जो है हाइड्रोजन और कार्बन इन दो तत्वों से मिलकर बना एक यौगिक होता है जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, बना एक पदार्थ होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर। अब ये हाइड्रोकार्बन तीन तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन तीन तरह के हो सकते हैं। पहला जो हो सकता है उसे हम लोग कहेंगे एल्केन। हम पहले नाम देंगे एल्केन, दूसरे का नाम हम देंगे एल्कीन और तीसरे का नाम हम लोग देंगे एल्काइन। ठीक है, एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन जो होता है, एल्केन का जो सामान्य फार्मूला होता है वह CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य फार्मूला CnH2n होता है और एल्काइन का सामान्य फार्मूला CnH2n-2 होता है। यहाँ पर एल्केन में n का मान 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है, जबकि एल्कीन में n की वैल्यू जो है 2 3 4 2 से यहाँ स्टार्ट होती है और एल्काइन में भी n की वैल्यू 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकता है। तो याद रखना, एल्केन में n की वैल्यू 1 से चालू होती है, एल्कीन में 2 और एल्काइन में भी 2 से चालू होती है। अब यहाँ पर जब मैं n का मान 1 रखूंगा तो यहाँ पर जो पहला फार्मूला आएगा, देख लेना। पहले मैं एल्केन की बात कर लेता हूं। यहाँ पर एल्केन में, ठीक है, एल्केन में यदि मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो यहाँ पर CnH2n+2 में यहाँ पर n का मान 1 रखने पर CH4 आएगा। n का मान यदि आप 2 रखोगे तो यहाँ पर आएगा C2H6। आप रख के आप देख भी सकते हो। ठीक है, n का मान यदि आप 3 रखोगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं C3H8। इसी प्रकार से आप n की वैल्यू रखते जाइए। तो ये तो है कंडेंस फॉर्म, ये तो है हाइड्रोकार्बन एल्केन। इसको हम जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। CH4 मीथेन मॉलिक्यूल को, ये होता है मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इस मीथेन मॉलिक्यूल को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब C2H6 को कैसे लिख सकते हो, देखो 2 कार्बन है इस तरह से और प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। C2H6 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है इथेन। C2H6 को हम लोग इथेन बोलेंगे और C3H8 को हम लोग प्रोपेन कहेंगे, प्रोपेन। अब प्रोपेन को आप कैसे लिख सकते हो, देखो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन और जितने भी कार्बन है सब में हाइड्रोजन जोड़ते जाइए तो हमारा जो है यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म भी बनते जाएगा। तो देखो आप जब फोकस करेंगे यहाँ पर तो इस कार्बन पर हमारा 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कैटिनेशन टेंडेंसी के कारण कार्बन जो है यहाँ पर 4 बंध बनाता है, 4 से अधिक बंध नहीं बना सकता और हाइड्रोजन यहाँ पर 1 बंध बना सकता है, 1 से अधिक नहीं बना सकता। इसीलिए यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 4 बंध यहाँ पर बनना चाहिए और इस कार्बन पर देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित हैं। क्लियर है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस प्रकार से ये बनते जाएगा यदि आप n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तब। सिमिलरली जब मैं यहाँ पर एल्कीन की मैं बात करूँ, एल्कीन की, तो एल्कीन में भी आप
n की वैल्यू रख सकते हो। फार्मूला है CnH2n प्लस CnH2n होता है हमारा फार्मूला होता है CnH2n। तो यदि आप n की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। या मैं इसको लिख सकता हूँ C2H4 आएगा यहाँ पर। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। और यह मोस्ट फेमस मॉलिक्यूल है, इसका नाम है एथीन। इसका नाम है एथीन। जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे, n की वैल्यू एक बार 2 रख के देखो यहाँ पर, तो जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पर हो जाए 2 तो रखना, तो यहाँ पर C2H4 आएगा। n की वैल्यू 2 रखने पर यहाँ पर C2H4 आएगा। अब यदि मैं n की वैल्यू 3 रखूं तो यहाँ पर आएगा C3 और यहाँ पर C3H6 आ जाएगा। अब मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो कार्बन कार्बन कार्बन। अब एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पर देखो एल्कीन में यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से लिखना है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर CH2। तो ये हो गया C3H6 का मॉलिक्यूल, कुछ इस तरह से होता है। तो याद रखना एल्कीन में जो होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर पाया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। यह जो होता है सबसे कम क्रियाशील होता है। एक चीज और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एल्केन जो होता है सबसे कम क्रियाशील होता है और एल्काइन जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील, और ये जो एल्केन है वो कम क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, यहाँ पर द्विबंध और यहाँ पर त्रिबंध पाया जा रहा है। इसी कारण एल्केन यहाँ पर कम क्रियाशील होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कारण एल्कीन और एल्काइन जो है अधिक क्रियाशील यहाँ पर होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक बार एल्काइन में जो है n की वैल्यू रख कर देखते हैं। एल्काइन में इधर आगे देखते हैं एल्कीन, एल्कीन के बाद यहाँ एल्काइन देखते हैं। जब मैं एल्काइन की बात करूं तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख के देखिए, फार्मूला क्या था, CnH2n-2। तो यहाँ पर फार्मूले में आप मान रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा C2, यहाँ पर 2 × 2 - 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा C2H2। अब ये जो है C2H2 को आप ऐसा लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर CH। आप जानते हैं एल्काइन में त्रिबंध पाया जाता है, तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं इथाइन। इसका मोस्ट फेमस नाम है इथाइन, और इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर H और इधर H, कुछ इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसके पहले एक कंडेंस एंड एक्सपेंडेड फॉर्म का वीडियो मैं बना चुका हूँ। यदि आप मेरा यूट्यूब चैनल आप देखेंगे तो कंडेंस एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन में एक यूट्यूब वीडियो बना चुका हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए। चाहो तो आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कंडेंस एंड एक्सपेंड फॉर्म। CH4 का तो अभी हमने बनाया, ये जो है कंडेंस फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। लिखने का तरीका है ये, सबको आप फैला फैला के लिखेंगे, पर्टिकुलर बॉन्ड को आप प्रदर्शित करेंगे तो हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पर मैं बोलूँ, यहाँ पर कार्बन कार्बन, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड कर देता हूँ तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देख लीजिए। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो 3 कार्बन कुछ इस तरह से लिखो, डबल बॉन्ड दर्शाओ,
इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन ऐसा दर्शा सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोजन शो कर सकते हो, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। तो जहाँ पर सारे बंद क्लियर दिखाई दे वही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, और जहाँ पर सारे बंद क्लियर दिखाई ना दे वहाँ पर वो हमारा कंडेंस फॉर्म होता है। ये हमारा कंडेंस फॉर्म और ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, हाइड्रोकार्बन की ही बात कर लेते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हमारे सिलेबस में है, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन तो आपको समझ में आया कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको समझ में आया। अब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या क्या हो सकते हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नॉर्मली हमारा ये CH4 मॉलिक्यूल है। यदि हम इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, एक हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर भगाना है और यहाँ पर कोई अन्य मॉलिक्यूल यहाँ पर जोड़ दो, जैसे कि मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल जोड़ दूँ तो यहाँ पर ये कंपाउंड नया यौगिक बन जाएगा यहाँ पर। यही होता है हाइड्रोजन के व्युत्पन्न। मतलब हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन भगा और उसके जगह एक नया तत्व वहाँ पर जोड़ दो, नया परमाणु वहाँ पर जोड़ देने से यहाँ पर हाइड्रोजन के व्युत्पन्न हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ C2H6 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को भगा देता हूँ और ब्रोमीन ऐड कर देता हूँ। जब एक हाइड्रोजन यहाँ पर से रिमूव करूँगा मैं तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5 और ब्रोमीन को जोड़ दो जी, इथाइल ब्रोमाइड ये बन गया। सिमिलरली इसी C2H6 में मैं यदि एक हाइड्रोजन भगाऊं और OH ग्रुप जोड़ दूं यहाँ पर तो यहाँ पर ये हो जाएगा C2H5OH, C2H5OH। देखो, इसी CH4 में फिर एक बार मैं हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं और यहाँ पर OH ग्रुप जोड़ता हूं तो यहाँ पर हो जाएगा CH3OH ग्रुप यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम एक हाइड्रोजन भगाते जाएंगे और नया तत्व जोड़ते जाएंगे तो ये सारे इसके व्युत्पन्न बन जाएंगे। ये जो क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है इसको जोड़ूंगा तो ये होता है हमारा हेलोजन, हेलोजन। और यदि इसको मैं हाइड्रोकार्बन में जोड़ दूं तो इसको बोल देते हैं क्या बोल सकते हैं इसको, हेलोजन के साथ उत्पन्न कार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में इसको मैं जोड़ सकता हूं। जैसे मैं इसको मैं बोल सकता हूं C2H5Cl को मैं बोल सकता हूं क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन में बोल सकता हूं। हेलो एल्केन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन इसको बोला जाता है। हेलोजन को हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो उसको बोला जाता है हेलो एल्केन। ओके, सिमिलरली देखो और कौन कौन से व्युत्पन्न हो सकते हैं, और अन्य व्युत्पन्न हो सकते हैं हमारा। मैं उसमें एल्कोहल का ग्रुप जोड़ दूं, उसमें कौन सा ग्रुप जोड़ दूं, एल्कोहल का मैं यहाँ पर ग्रुप जोड़ दूं। मैं एल्डिहाइड का ग्रुप यहाँ पर जोड़ सकता हूँ। मैं यहाँ पर एसिड का ग्रुप जोड़ सकता हूँ, हमारा एसिड का ग्रुप मैं यहाँ पर जोड़ सकता हूँ। तो ये जो OH CHO है, COH है, इसको आप याद रखेंगे। ये OH जो है अल्कोहल ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, COH एसिड ग्रुप होता है। इसके अलावा C डबल बॉन्ड O होता है, ये हमारा कीटोन ग्रुप होता है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जोड़ दूं तो ये हमारा हेलोजन ग्रुप होता है, हेलोजन ग्रुप होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर देखो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सभी का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा CH3OH, एल्डिहाइड का एग्जाम्पल हो जाएगा CH3CHO, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3COOH, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और हेलोजन का अभी हमने देखा CH3Cl। ये तो हुआ हमारा एग्जाम्पल। अब याद रखना इसका IUPAC नाम पूछ देता है। जब IUPAC नाम पूछे तो यहाँ पर सफिक्स आपको याद रखना है, आपको सफिक्स याद रखना है। जब अल्कोहल ग्रुप ऐड होगा हाइड्रोकार्बन पर तो उसको हम लोग बोल देते हैं ऑल, वहाँ पे यूज होता है OL ऑल।
एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देते हैं तो वहाँ पर सफिक्स के रूप में यूज होता है अल, और यहाँ पर जब COOH ग्रुप जोड़ देते हैं वहाँ पर सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। और कीटोन ग्रुप जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप होता है, यहाँ पर जैसे CH3 COCH3 है, इसको हम लोग एसीटोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एसीटोन बोल देते हैं। ये इसका जो फेमस नाम है इसको हम बोल देते हैं एसीटोन। और यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं क्लोरोमीथेन, यहाँ पर हम यूज कर देते हैं क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पर ये तीनों ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के हिसाब से। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इन चारों को आप ध्यान रखेंगे। ये चारों आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से सफिक्स IUPAC नाम में यूज होता है। तो ये एसीटोन इसका कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम जो होता है थोड़ा सा माइंड में फारगेट हो गया है, तो डोंट वरी, हमको जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पर फोकस करना है। तो ये चार ग्रुप बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अल्कोहल की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं अल्कोहल की बात कर लेता हूँ। कुछ फेमस अल्कोहल देख लेते हैं। पहले सिंगल कार्बन का देखते हैं। जब कार्बन की संख्या 1 हो तो फेमस अल्कोहल होता है CH3OH होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं मेथेनॉल। IUPAC नेम जो होता है इसका होता है मेथेनॉल। सेकेंड कार्बन, 2 कार्बन की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं 2 कार्बन की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा CH3CH2OH, इसको मैं एथेनॉल बोल देता हूँ, एथेनॉल, इसको हम लोग बोल देते हैं एथेनॉल। जब मैं 3 कार्बन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हो जाता है हमारा CH3CH2OH, इसको हम लोग प्रोपेनॉल बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोपेनॉल। अब इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसको मिथाइलेटेड स्प्रिट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मिथाइलेटेड स्प्रिट। मिथाइलेटेड स्प्रिट के नाम से उसे जाना जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ फेमस जो है अल्कोहल होते हैं। तो इन अल्कोहल को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, ओके। अब अल्कोहल की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो अल्कोहल की यहाँ पर प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं कि इस अल्कोहल के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर लूँ, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं यहाँ पर बात करूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की मैं बात करूं तो पहला होता है निर्जलीकरण। पहला होता है हमारा निर्जलीकरण। अब निर्जलीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ CH3CH2OH होता है, यहाँ में कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में मैं इसको यहाँ पर गर्म करूँ तो यहाँ पर जो होता है वाटर यहाँ पर रिमूव हो जाता है। वाटर रिमूव हो जाने के बाद यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। यह प्रक्रिया निर्जलीकरण कहलाती है, ओके। और एक और महत्वपूर्ण गुण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। एक और महत्वपूर्ण गुण होता है जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अब ऑक्सीकरण जैसे हुआ, यदि मैं CH3OH का ऑक्सीकरण कराऊं, यहाँ पर ऑक्सीकरण में यदि मैं KMnO4 यूज करूं तो यहाँ पर ये जो अल्कोहल जो है सीधा एसिड में कन्वर्ट होता है। ये अल्कोहल जो है सीधे एसिड में परिवर्तित हो जाता है, और जितना कार्बन अल्कोहल में रहेगा उतना ही कार्बन एसिड में रहेगा। याद रखना, कार्बन की संख्या चेंज नहीं होती। जब भी आप अल्कोहल को एसिड में परिवर्तित करोगे ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, जैसे KMnO4 हुआ, K2Cr2O7 हुआ, तो एसिड और अल्कोहल में कार्बन की संख्या समान होती है। तो यहाँ पर HCOOH का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा।
क्लियर है। जैसे एक और उदाहरण मैं ले लूं, ऑक्सीकरण में एक और उदाहरण ले लूं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3CH2OH। यदि मैं यहाँ पर K2Cr2O7, यह भी एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो यहाँ पर भी एसिड में चेंज होगा लेकिन कार्बन की संख्या बराबर होगी। तो एल्कोहल में यहाँ पर 2 कार्बन, तो यहाँ पर भी हमारा एसिड में 2 कार्बन यहाँ पर उपस्थित होगा। तो देख लीजिए कार्बन की संख्या चेंज नहीं होती जब भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर जान लीजिए जो ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक एक होता है और दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। एक होता है हमारा प्रबल ऑक्सीकारक तत्व और एक जो होता है हमारा दुर्बल ऑक्सीकारक तत्व होता है। प्रबल ऑक्सीकारक में कौन कौन से आते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक का उदाहरण मैं बोलूं तो KMnO4, K2Cr2O7 और जितने भी प्रबल अम्ल हैं सारे प्रबल अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा O3, O2, HClO4, ये आ जाएंगे प्रबल ऑक्सीकारक में। याद रखना प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ये जितने भी एल्कोहल हैं ये एल्कोहल सीधे एसिड में परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है। एल्कोहल सीधे एसिड में बदल जाएंगे यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। अब जब मैं यहाँ पर दुर्बल ऑक्सीकारक की बात करूँ तो दुर्बल ऑक्सीकारक में यहाँ पर आते हैं PCC। अब PCC का फुल फॉर्म क्या होता है? पिरीडिनियम। इसका फुल फॉर्म होता है पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लोरोक्रोमेट होता है, पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। इसके अलावा H2O2 होता है, यह एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है H2O2। इसके अलावा टॉलेंस रिएजेंट होता है, टॉलेंस अभिकर्मक, और मैं बोलूं फेलिंग अभिकर्मक, ये दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। ये हमारे दुर्बल ऑक्सीकारक हैं, याद रखना। इस लिस्ट को आप याद रखना। एक चीज और याद रखना, जब मैं एल्कोहल के ऑक्सीकरण की बात करूं, एल्कोहल के ऑक्सीकरण की मैं यहाँ पर बात करूं तो आप एक चीज और याद रखना, जब भी मैं यहाँ पर CH3 जैसे CH2OH है, एल्कोहल में यदि मैं पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर लूं तो यह सीधे एसिड में बदल जाता है। जितने कार्बन यहाँ पर हैं इस एल्कोहल में उतने ही कार्बन यहाँ पर रहेंगे। लेकिन यदि मैं यहाँ पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूँ CH3CH2OH, इस एल्कोहल में मैं PCC का इस्तेमाल करूं तो यह एल्डिहाइड में बदल जाता है CH3CHO। ये हमारा एल्डिहाइड यहाँ पर बनाता है। जितने कार्बन यहाँ पर हैं इस एल्कोहल में उतने ही कार्बन इस एल्डिहाइड में होंगे। मतलब जो प्रबल ऑक्सीकारक हैं वह एल्कोहल को सीधे अम्ल में बदल देते हैं, जबकि दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ एल्कोहल को एल्डिहाइड में परिवर्तित करते हैं और दोनों में कार्बन की संख्या समान होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप भूलना नहीं। ओके, ये एल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है, एल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है। एल्कोहल का एक और गुण याद रखो, जैसे CH2OH है, CH3CH2OH है यहाँ पर। इसको यदि मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं, CH3COOH से रिएक्ट कराऊं तो यहाँ पर एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर। अब एस्टर कैसे बनाओगे ये ध्यान रखिए। एस्टर बनाने के लिए एसिड से H निकालो और अल्कोहल से OH निकालो और दोनों को जोड़ दो। एसिड से H निकालना तो क्या बचा? एसिड से H निकालोगे तो CH3COO बचा और अल्कोहल से OH निकालने से बच गया CH2CH3 बच गया यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा एस्टर का फॉर्मेशन। ठीक है, तो
एल्कोहल जब अम्ल से क्रिया करता है तो एस्टर का फॉर्मेशन करता है, एसिड से H निकालना और एल्कोहल से OH निकालना और दोनों को यहाँ पर जोड़ देना। क्लियर है? ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पर, ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ पर एसिड की बात कर लेता हूँ, एसिड अम्ल की यहाँ पर मैं बात करता हूँ। तो अम्ल में कुछ प्रमुख अम्ल देख लीजिए, HCOOH, इसको हम लोग फार्मिक अम्ल बोलते हैं, फार्मिक अम्ल इसका कॉमन नेम है। यदि मैं इसका IUPAC नाम देखूं तो इसको मैं बोलूँगा मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक एसिड या मिथेनोइक अम्ल इसे बोलते हैं। जैसे मैं CH3COOH की मैं बात करूं तो इसका कॉमन नेम एसिटिक अम्ल होता है, और इस एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होता है वो होता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड या इथेनोइक अम्ल आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी आप इसको जोड़ते जाओ, 3 कार्बन कर दो यहाँ पर। जब आप 3 कार्बन करेंगे, यहाँ पर देखो 1 2 3 कार्बन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड यहाँ पर हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब देखो इस एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड की हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे यहाँ पर। तो पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दिया, पहली प्रॉपर्टी क्या है, जब मैं अल्कोहल का एसिड के साथ रिएक्शन कराऊं तो यहाँ पर एस्टर बनता है, ये पहली प्रॉपर्टी आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देख लो, दूसरी प्रॉपर्टी में यहाँ पे जो है एसिड जो है लवण का निर्माण भी यहाँ पर कर सकता है, लवण का यहाँ पर निर्माण कर सकता है। अब लवण का निर्माण कैसे करेगा, देखो CH3COOH, यदि मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराऊं, बेस से रिएक्ट कराऊं तो यहाँ पर CH3COONA का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सोडियम एसीटेट इसको हम लोग बोलते हैं, प्लस यहाँ पर पानी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे लवण बनता है जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है, यह जो है क्षारीय प्रकृति की होती है। अब इसका डिटेल्स से जो हम अध्ययन करेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण में करेंगे कि लवण की प्रकृति अम्लीय होती है, क्षारीय होती है कि उदासीन होता है और किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो मैं फिलहाल अभी मैं एसिड की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी आपको पता चल गई, दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर एसिड की बात हो गई, अल्कोहल की बात हो गई, एसिड की बात हो गई और अल्कोहल की भी यहाँ पर बात हो गई। अब एक चीज याद रखना, हाइड्रोकार्बन को हम लोग और 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक हो सकता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हो सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जब मैं बात करूं यहाँ पर तो ये होता है हमारा एल्केन, एल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आते हैं, एल्कीन और एल्काइन हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं। अब एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन जो है साइक्लिक फॉर्म में पाए जा सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में पाए जा सकते हैं। ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये भी संतृप्त रूप में भी पाए जा सकते हैं और असंतृप्त अवस्था में भी पाए जा सकते हैं, असंतृप्त अवस्था में भी पाए जा सकते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। अब यहाँ पे संतृप्त की बात करूं, संतृप्त साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन, तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो
4 कार्बन का रिंग होता है, इसको मैं बोल देता हूं साइक्लोप्रोपेन। इसको मैं बोल सकता हूं इसको मैं बोल सकता हूं साइक्लोब्यूटेन। इसको मैं बोल सकता हूं साइक्लोब्यूटेन। इसको मैं बोल सकता हूं साइक्लोपेंटेन। और जैसे मैं 6 कार्बन का बनाऊं रिंग, तो मैं इसको बोल सकता हूं साइक्लोहेक्सेन। ये संतृप्त अवस्था में है, इसमें द्विबंध या त्रिबंध यहाँ पर अनुपस्थित है, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ संतृप्त साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और जब मैं यहाँ पर असंतृप्त की बात करूँ तो इसका जो फेमस एग्जाम्पल है वो हमारा बेंजीन होता है। बेंजीन में आपको डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा या ट्रिपल बॉन्ड आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको या तो डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। तो बेंजीन एक मोस्ट फेमस कंपाउंड है जिसमें जो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड यहाँ पर पाया जाता है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है और असंतृप्त प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये हुई हाइड्रोकार्बन की बात। ये हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर एमसीक्यू करेंगे। यहाँ पर एमसीक्यू में जो मैंने आपको नहीं बताया है वो चीज़ भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो एमसीक्यू में भी आपको यहाँ पर नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यू में इस बार अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पर जो सीजी व्यापम का ये लेटेस्ट पैटर्न होता है। आजकल अभिकथन एवं कारण पर आधारित प्रश्न जो है अधिक पूछ रहा है, तो मैंने कुछ इस तरह से क्वेश्चन बैंक आपके लिए बनाया हुआ है। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अभिकथन क्या कहता है। देखो यहाँ पर एल्केन एल्कीन की तुलना में कम क्रियाशील होता है, ये अभिकथन है। और कारण क्या बोलता है, एल्केन में एकल बंध प्रेजेंट होता है, एकल बंध होता है। तो आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई करना है। और यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन सभी में एक समान होंगे, लेकिन अभिकथन और कारण यहाँ पर अलग अलग होंगे। तो देखो एल्केन एल्कीन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। जी हाँ, ये अभिकथन जो है सत्य है और कारण भी यहाँ पर सत्य है। एल्केन जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो हमारा एल्केन होता है, और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो हमारा एल्कीन होता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्काइन कहते हैं। और एल्केन में एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बंध पाया जाता है, इसीलिए जो होता है यह कम क्रियाशील होता है। अर्थात अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही स्पष्टीकरण है। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। प्रश्न दूसरा क्या कहता है, अभिकथन कहता है कार्बन एकमात्र तत्व है जो बहुत अधिक यौगिक का निर्माण करता है। इसके बारे में आप सोचिए थोड़ा सा। कार्बन एकमात्र तत्व है जो बहुत अधिक यौगिक का निर्माण करता है, ये अभिकथन है। और यहाँ पर कारण क्या बोलता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो मैं बता दूं, जो कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता यहाँ पर 4 होती है और इसकी संयोजकता पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। इसीलिए ये जो कार्बन होता है यह चेन के रूप में भी होता है, ब्रांच्ड फॉर्म में भी होती है और रिंग फॉर्म में भी देखने के लिए हमें मिल जाता है। तीनों फॉर्म में हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसीलिए जो होता है अभिकथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है। तो अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अभिकथन और कारण पर आधारित
तो यहां पर देखो कार्बन यौगिक श्रृंखला श्रृंखला शाखित और रिंग के रूप में पाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया, और ये संयोजकता के कारण होता है। जी हाँ, ये भी जो है सत्य है और कारण जो है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी संयोजकता 4 होती है और इसमें हाईएस्ट केटिनेशन टेंडेंसी होती है, संयोजकता सबसे अधिक होती है, इसीलिए श्रृंखला के रूप में भी पाया जाएगा, शाखित रूप में भी पाया जाएगा और रिंग के रूप में भी पाया जाएगा। तो यह प्रश्न भी, इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन ए है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चौथा, एल्केन एडिशन रिएक्शन दर्शाता है, योगात्मक अभिक्रिया इसको बोलते हैं। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया इसे कहा जाता है, योगात्मक अभिक्रिया। और इसका कारण क्या बोलता है? यह रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन का गुण है, एल्कीन और एल्काइन का गुण है। तो यहाँ पर जो अभिकथन है वो हमारा गलत है और कारण जो है ये हमारा सही है। तो देखो, कार्बन कार्बन जब भी सिंगल बंध हो, यहाँ पर एकल बंध हो, तो हम उसे एल्केन बोलते हैं और यह योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाता, योगात्मक अभिक्रिया ये प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होता है, एल्केन बहुत कम क्रियाशील होता है। जबकि एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, इसीलिए जो है ये योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं, ये जो है योगात्मक अभिक्रिया ये शो करते हैं। तो यहाँ पर अभिकथन गलत है और अभिकथन गलत है और कारण यहाँ पर ये सही है, कारण यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अभिकथन गलत है और कारण यहाँ पर ये सही है होगा, कारण यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न 5वां, सभी ऑप्शन नंबर डी में सभी में ये हो गया है, तो यहाँ पर कारण सही है, ये ऐसा होगा। तो अभिकथन देखो प्रश्न 5वां, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली ज्वाला के साथ जलता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली ज्वाला के साथ जलता है क्योंकि इसमें एकल बंध होता है। क्या ये सही है या गलत है? आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। आप सोच सकते हैं क्योंकि हम लोग अपने घर में एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका मुख्य पदार्थ जो है ब्यूटेन गैस होता है, हमारा ब्यूटेन गैस होता है, जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और यह नीली ज्वाला के साथ जलता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, तो ये यहाँ अभिकथन भी सत्य है, कारण भी सत्य है। तो अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक चीज और याद रखिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। ये येलो ज्वाला मतलब पीली ज्वाला के साथ ये जलते हैं, पीली ज्वाला के साथ ये जलते हैं और जो एल्केन है वो नीली ज्वाला के साथ यहाँ पर जलता है। क्लियर है? यहाँ पर प्रश्न 5वां भी आपको समझ में आया होगा। प्रश्न 6वां देखते हैं आगे। प्रश्न 6वां है, बेंजीन एक असंतृप्त रिंग हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन एक असंतृप्त रिंग हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन की संख्या, कारण क्या है? इसमें कार्बन की संख्या 6 तथा 3 द्विबंध पाए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बेंजीन जो होता है, बेंजीन एक असंतृप्त रिंग हाइड्रोकार्बन होता है, यह रिंग फॉर्म में पाया जाता है, यह असंतृप्त होता है, असंतृप्त होता है। इसमें द्विबंध की संख्या कितनी पाई जाती है? 3 पाई जाती है। ये देखो, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर
अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न 6वां भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न 7वां, चक्रीय हाइड्रोकार्बन संतृप्त एवं असंतृप्त दोनों रूपों में पाए जाते हैं और यह कार्बन परमाणुओं के एक वाले रिंग बनाते हैं। ठीक है, कार्बन परमाणुओं की एक वाले रिंग यहाँ पे बनाते हैं। तो यह भी इसका मैंने आपको समझाया था, इस प्रश्न को मैंने अभी आपको समझाया था कि जो हाइड्रोकार्बन है वो साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं। यह संतृप्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, असंतृप्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। संतृप्त में जो है ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। और असंतृप्त में मैं बोलूँ एग्जाम्पल इसका बेंजीन, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल नेप्थेलीन, बेंजीन, नेप्थेलीन, एंथ्रासीन, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर भी जो है प्रश्न नंबर 6वां, प्रश्न नंबर 7वां भी जो है अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और सही स्पष्टीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो प्रश्न 8वां, कार्बन सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साझे से। जी हाँ, कार्बन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि साझा करते हैं। साझा के द्वारा जो है ये सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। साझे के द्वारा ये सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। सही है, अभिकथन जो है यहाँ पर सही है। कारण क्या बोलता है? 4 संयोजकता एवं ऑक्टेट रूल के कारण। जी हाँ, कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है और ये अपने ऑक्टेट को अष्टक पूरा करने के लिए जो है 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो है साझा कर लेता है, यहाँ पर ये यहाँ पर साझा कर लेता है और इसका अष्टक पूरा हो जाता है। अतः कारण भी यहाँ सत्य है और इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने में मिले होंगे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको अच्छे अच्छे सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो अभी मैंने आपको बताया था एल्केन का जो सामान्य सूत्र है CnH2n+2 होता है। करेक्ट ऑप्शन बी होता है। तो एल्केन का होता है हमारा CnH2n+2 और एल्कीन का यहाँ पर होता है एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का यहाँ पर होता है CnH2n-2। इसको मैंने आपको फार्मूला में भी रख के बताया है थ्योरी पोर्शंस में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है कौन सा हाइड्रोकार्बन कहलाता है? तो द्विबंध जब होता है तब उसे हम एल्कीन कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्केन कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो हम उसे एल्कीन कहते हैं और कार्बन कार्बन यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसे एल्काइन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यूरिया का निर्माण जो है सबसे पहले वोलर ने किया था। वोहलर,
ठीक है, याद रखना वोहलर ने सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण किया था, लिबिक और लेवोजिए हो नहीं सकता यहाँ पर। नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फार्म एल्डिहाइड यौगिक का सामान्य नाम है। फार्म एल्डिहाइड यौगिक का सामान्य नाम है। तो देखो HCHO यौगिक का सामान्य नाम है। मैंने आपको उत्तर यहाँ पर बता दिया है, फार्म एल्डिहाइड होगा। तो जब HCHO की मैं बात करूं तो इसका जो सामान्य नाम है वो हमारा फार्म एल्डिहाइड होता है, फार्म एल्डिहाइड होता है। और जब मैं CH3CHO की मैं बात करूं तो इसका जो मोस्ट फेमस नाम है वो होता है एसिड एल्डिहाइड। मोस्ट फेमस नाम है, इसका नाम होता है एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूं मिथेनल, इसको मैं बोल सकता हूं मिथेनल, और इसका IUPAC नाम मैं बोल सकता हूं इथेनल, इथेनल। ठीक है, HCHO को सामान्यतः फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है, इसका IUPAC नेम मिथेनल होता है। CH3CHO को एसिड एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है और इसका IUPAC नेम इथेनल होता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, CH3COOH यौगिक का IUPAC नाम है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब HCOOH हो तो इसको हम लोग फार्मिक अम्ल बोलते हैं, इसको हम लोग फार्मिक अम्ल कहते हैं। और जब कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 हो जाए तो यहाँ पर इसको हम लोग एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। अब हमको पूछा है IUPAC नाम, तो यहाँ पर ओइक एसिड सफिक्स के रूप में लगता है, इसीलिए इसका IUPAC नाम हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल। और इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा इथेनोइक अम्ल हो जाएगा, इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो CH3COH यौगिक का IUPAC नेम इथेनोइक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्टिक सोडा का सामान्य सूत्र है। कॉस्टिक सोडा का सामान्य सूत्र है सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड को कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, बाकी ये हमारा है नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड नहीं होगा, सीजियम हाइड्रॉक्साइड नहीं होगा, और ये तो हमारा एल्कोहल है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूटेनॉल का रासायनिक सूत्र है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो मैंने आपको कहा था CH3OH, ये होता है हमारा मिथेनॉल, ये हमारा होता है मिथेनॉल। CH3CH2OH हम इसको बोलते हैं एथेनॉल, कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है। सिमिलरली यहाँ पर देखो HCHO दिया हुआ है, ये तो हमारा एल्डिहाइड है, ये तो हमारा एल्डिहाइड है, फार्म एल्डिहाइड इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं। मिथेनॉल ये नहीं होगा, इथेनॉल ये नहीं होगा, ये हमारा एल्डिहाइड है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल का रासायनिक सूत्र CH3CH2CH2OH। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है। सुक्रोज के जल अपघटन से तो C12H22O11 इसका फार्मूला होता है सुक्रोज का। इसका जब हम जल अपघटन कराएंगे तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 बनता है। एक अणु ग्लूकोज का और दूसरा अणु जो है फ्रक्टोज का यहाँ पर बनता है। एक अणु ग्लूकोज का और दूसरा अणु फ्रक्टोज का बनता है। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या होता है जब अल्कोहल सोडियम से क्रिया करता है। अल्कोहल सोडियम से क्रिया करता है तो देखो CH3OH है, इसको जब मैं सोडियम से क्रिया कराऊंगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन तो यहाँ रिमूव हो जाएगा
और यहाँ पर CH3ONA बनता है, CH3ONA का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। तो देख लो, सोडियम इथॉक्साइड बोला जाता है इसको। ये मिथॉक्साइड एक कार्बन है तो मिथॉक्साइड बोलेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाहो तो आप ऐसा भी रिएक्शन लिख सकते हो, CH3CH2OH प्लस सोडियम, ये बनाएगा CH3CH2ONA का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, सोडियम इथॉक्साइड, और ये हो गया सोडियम मिथॉक्साइड। तो यहाँ पर CH3OH बोला है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट देखो, अल्कोहल के निर्जलीकरण से कौन सा उत्पाद बनता है? मैंने अभी आपको बताया था CH3CH2OH, इसका निर्जलीकरण कराएंगे, H2SO4 के प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार नहीं करता है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार नहीं करता है। तो देखना यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक कौन कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको लिस्टिंग कराई थी। प्रबल ऑक्सीकारक में हमारा होता है KMnO4 होता है, K2Cr2O7 होता है, HClO4 होता है, O3 ओजोन होता है, O2 होता है। तो यहाँ पर देख लो, PCC, PBC, PCC एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं है बोला था ना, नहीं तरह व्यवहार नहीं करता है बोला था, तो नहीं करता है मतलब PCC जो है प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार नहीं करता। अगला देखो, कम ताप पर थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन दिया गया है अल्कोहल के उपयोग से। ठीक है, जब आप अल्कोहल के उपयोग पढ़ेंगे ना, तो अल्कोहल के उपयोग में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल जो है कम ताप पर थर्मामीटर के रूप में किया जाता है। मरकरी का इस्तेमाल नहीं करते। जब -120, 130, 140 चला जाता है तापमान, तो मरकरी का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है, एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल वहाँ पर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, औद्योगिक विलायक के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक विलायक के रूप में जो है ये देखो CH3OH को जाना जाता है, C2H5OH, CH3CHO या CH3COOH। तो औद्योगिक विलायक होता है हमारा इथेनॉल, C2H5OH होता है, क्योंकि प्रयोगशाला में विलायक के रूप में भी C2H5OH का इस्तेमाल होता है हमारा, और इसका औद्योगिक रूप से जो है बहुत रूप में इसका उत्पादन भी होता है। औद्योगिक रूप से इसका उत्पादन भी जो है बहुत अधिक होता है, इसीलिए औद्योगिक विलायक के रूप में C2H5OH को जाना जाता है। इसे इथेनॉल भी कहते हैं, इसे इथेनॉल भी कहते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, मिथाइलेटेड स्प्राइट के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको थ्योरी पोर्शंस में कवर कराया है, जब मिथेनॉल, एथेनॉल और मिथेनॉल दोनों को मिक्स किया जाता है तो उसको हम लोग मिथाइलेटेड स्प्रिट के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, CH3OH प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कौन सा उत्पाद बनाएगा? कौन सा उत्पाद बनाएगा? प्रबल ऑक्सीकारक बोला है ना, तो देखो CH3OH जब यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हो, तो यहाँ पर सीधा सीधा एसिड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि शर्त यहाँ पर यह है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर हैं, कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर एसिड भी बनाएगा तो 1 कार्बन वाला यहाँ पर बनाएगा, तो यहाँ पर HCOOH बनाएगा। एक चीज और याद रखना आप लोग कि जब यहाँ पर 2 कार्बन हो, CH3 CH2OH, तो प्रबल ऑक्सीकारक में ये 2 कार्बन वाला एसिड बनाएगा, मतलब CH3COOH बनाएगा। और मैं यदि
दुर्बल ऑक्सीकारक का इस्तेमाल कर लूँ, जैसे CH3OH में ही मैं यहाँ दे अभी PCC का इस्तेमाल करूँ, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, HCHO एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा। इसको भी मैंने आपको थ्योरी में कवर कराया है, आप देख सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 16, एसिटिक एसिड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से कौन से लवण का निर्माण होता है? तो CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ अम्ल से H जाएगा और क्षार से OH जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा CH3COONA प्लस वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, तो CH3COONA सोडियम एसीटेट बोल सकता हूँ, सोडियम एसीटेट का निर्माण यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, एस्टर का निर्माण किन दो यौगिकों के मिलने से बनता है? तो एस्टर का निर्माण जो है अम्ल के साथ जब अल्कोहल मिलता है तब वहां पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है। मैंने भी इसको आपको थ्योरी में कवर कराया है, तो आप चाहो तो उदाहरण भी देख सकते हो। CH3COOH, अल्कोहल ले लो CH3OH, एसिड से H और अल्कोहल से OH निकालो तो यहाँ पर बन जाएगा CH3COOCH3। तो ये हमारा एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ से OH निकालो और एसिड से H निकालो और जोड़ दो तो हमारा एस्टर यहाँ पर बन जाता है। तो अम्ल और अल्कोहल दोनों के मिलने से एस्टर का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सिरका कहलाता है फॉर्मेल्डिहाइड का तनु विलयन, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, मिथेनॉल का तनु विलयन, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनु विलयन। चलिए बताइए किसका तनु विलयन सिरका कहलाता है? एसिटिक अम्ल का। ठीक है, एसिटिक अम्ल फार्मूला CH3COOH, इसका तनु विलयन सिरका कहलाता है, तनु विलयन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है, सेल्यूलोज भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो टेरिलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर टिक लगाना था, टेरिलीन एक कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। नेक्स्ट देखो, नॉन स्टिक बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? फिल्म बोलता हूँ, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट में तो बहुत एडवर्टाइजमेंट होती है टीवी में। नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल कीजिए, बहुत कम चिपचिपा करके, तो उसमें यूज होता है टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन का इस्तेमाल होता है, टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। लेकिन नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल हमारे लिए हानिकारक भी होता है, तो इसलिए कम से कम नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल कीजिए। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टेफ्लॉन हो जाएगा। साथ ही साथ मैं बोल दूं, नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और साथ ही साथ एल्युमिनियम के बर्तनों का भी इस्तेमाल यहाँ पर कम करना चाहिए। सबसे अधिक जो है हमें लोहे के बने बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए खाना पकाने के लिए। आजकल स्टील आ गया, लेकिन फिर भी एल्युमिनियम के ऊपर स्टील की परत चढ़ाई जाती है ना, तो एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम छोड़ता है। जब हम उसको गर्म करेंगे एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते समय, तो एल्युमिनियम छोड़ता है खाने में, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को यह भी इफेक्ट करता है। तो नॉन स्टिक बर्तन और एल्युमिनियम के बर्तन दोनों से खाना बनाने में बचिए। जहाँ तक हो सके लोहे एवं स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल आप लोग कीजिए। तो आई होप ये पूरा वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कॉन्सेप्ट, नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिले होंगे। तो मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर और वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।